करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, है ना। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक्स मीन्स स्पीड। तो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? विल स्टडी अबाउट स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, की कोई भी केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया है, और किस तरह से आप किसी भी रिएक्शन की स्पीड को अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, हर एक चैप्टर में हम यही बात करते हैं, है ना। जैसे आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा तो पहले हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझी थी कि सॉल्यूशन कहते हैं किसे हैं। सिमिलरली जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन समझी थी। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, तो सिंपल सी बात आप लोगों ने लिखनी है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about speed of chemical reaction, speed of chemical reaction and the factors which affect speed of a chemical reaction। वो कौन कौन से फैक्टर्स है बेटा जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। तो इसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो हम नोट कर लीजिए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ chemical reaction on the basis of speed, स्पीड के बेसिस पे हम रिएक्शंस को टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं बेटा, कौन कौन से? सबसे पहले वेरी स्लो रिएक्शन, फिर वेरी फास्ट रिएक्शन, फिर मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं बेटा, क्या होती हैं। नोट किया सबने? आई थिंक नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, नाम ही बहुत कुछ सजेस्ट कर रहा है ना। वो रिएक्शन जो बहुत स्लो होती हूँ, तो आप क्या लिखोगे? दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल विजयी भव विच टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम इन कंप्लीशन। ऐसी रिएक्शन जिनको पूरा होने में बहुत अधिक समय लगता है। कितना समय लगता है? दैट इज मंथ्स टू ईयर्स इन कंप्लीशन, मंथ्स टू ईयर्स इन कंप्लीशन। तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हैं सर सेटिंग ऑफ सीमेंट में क्या ही टाइम लगता है, हमारे पड़ोस में चिनाई लग रही है, वो तो
एक दिन लिपाई करते हैं, अगले दिन वो सीमेंट सेट हो जाता है। वो सीमेंट नहीं होता, उसे मसाला बोलते हैं। मसाला क्या होता है? जिसमें पानी है, रेत है, सीमेंट है ना। सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब होता है जो सीमेंट है वो पाउडर फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब जैसे आजकल रेनी सीजन, या तो किधर ही बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या हल्की हल्की रेन आ रही है ना, बिहार साइड से या साउथ साइड से वो चल रही है, और यूपी में पूरा पंजाब हरियाणा दिल्ली कवर कर रही है। मतलब करनाल में अभी तक नहीं आई है, पता नहीं क्यों। इन्होंने न्यूज़ फैला दिया कि वहाँ पर बहुत पापी इंसान रहते हैं। मेरे को जगह चेंज करनी पड़ेगी तभी करनाल में बारिश होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। कम टू द पॉइंट। तो क्या है कि जब रेन होती है तो मॉइस्चर जो होता है, नमी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो सीमेंट है पाउडर फॉर्म में, वो हल्की हल्की नमी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब कर करके बेटा वो भी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोयले को और पेट्रोल को बनने में बहुत टाइम लगता है। स्पेलिंग शायद मेरी सही हो, नहीं सही हो तो माफ़ कर देना, इसको आई लिख देना। ठीक है। अब कोयला और पेट्रोल बनने में भी लाखों करोड़ों साल लगे हैं। इवन आज एक ही बार बना है, उसके बाद दोबारा तो बना ही नहीं है ना। अगली बात, नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। बताइए भाई, अब लोहे को जंग एकदम से नहीं लगता, वो भी एक स्लो प्रोसेस है। और ऐसी प्रोसेस में बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या है? रेट ऑफ these reactions rate of these reactions can't be calculated। इन रिएक्शंस के रेट को नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि रेट के लिए आपको टाइम पता होना चाहिए। टाइम आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में पता होना चाहिए। अब कोयला पेट्रोल बनने में यार लाखों करोड़ों साल लग गए, मान के चलो कि कोई मेरी बात को सीरियस ले जाए, मैं निकाल लूंगा टाइम, कितने टाइम में बनता है। तो वो क्या करेगा, एक पेड़े को काट के दबा देगा धरती में, है ना, ऊपर थोड़ा सा खाली छोड़ देगा उसको, और कांच लगा के ऊपर लेट जाएगा और टाइम नोट कर लेगा। ठीक है। अब वो बेचारा वृद्ध होके नर्कवासी भी हो जाएगा, बट वो कोयले में नहीं कन्वर्ट होगा। फिर वो आगे अपने वंशजों को बोलेगा, बेटा मैंने उस दिन इस तारीख को इस टाइम कोयला बनने के लिए रखा है, पेट्रोल बनने के लिए रखा है, देखना ये पेड़ा जो है कितने दिनों में कोयले में कन्वर्ट होगा। ऐसे ऐसे करते हुए उसकी हजारों लाखों पीढ़ियाँ चली जाएंगी, बट वो जो पेड़ा है, वो जो ट्री है, वो शायद कोयले में कन्वर्ट ना हो पाए, तो टाइम नहीं कैलकुलेट हो सकता। सर सीमेंट का टाइम तो निकाल ही सकते हैं, 6 महीने 7 महीने, तो उस टाइम को मिनट और सेकंड में बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। तो ऐसी स्वर्ग क्यों नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे इतने पाप हो रहे हैं, आई डोंट थिंक। बाकी तुम लोग शायद स्वर्ग चले भी जाओगे, क्योंकि नर्क हम जैसे भर देंगे पहले ना। मैं दीवार से तुम्हें हाय बोला करूँगा। चलो, वेरी स्लो के बाद, अभी तो ज़िंदगी जीने के लिए है, एंजॉय करो क्या तुम भी। वेरी फास्ट रिएक्शन, पेडा मीन्स ट्री, प्लांट, वृक्ष, हरियाणवी में पेड्डा बोल देंगे उसको। चलो, वेरी फास्ट रिएक्शन, नाम से ही क्लियर है, ऐसी रिएक्शन जो पूरा होने में बहुत कम समय लेती है ना। those reaction which takes very short time in completion। अब कितना शॉर्ट टाइम? दैट इज 10⁻⁻14 to 10⁻⁻17 सेकेंड इन कंप्लीशन। अब अगर आप इस टाइम को देखो तो ये बहुत छोटा टाइम
है ना। मतलब 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा शायद कैलकुलेट हो सकता है, बट 10⁻⁻14 सेकंड वो कैलकुलेट नहीं। जितनी देर में आप पलक झपकते हो उतनी देर में वो रिएक्शन करोड़ों बार कंप्लीट हो चुकी होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बेटा आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन जैसे कि आप लोगों ने रिएक्शन करा दी AgCl की NaNO3 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा NaCl प्लस AgNO3। और ख़ास बात इसमें भी क्या है बेटा जी, दैट रेट ऑफ these reactions can't be calculated। इन रिएक्शंस का भी जो रेट है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत छोटा टाइम है। क्लियर होती है बात? आई थिंक तो क्लियर होगी। तो हमारे लिए जो मेन बात बनती है वो बनती है चलो लगे हाथ इसको भी बता ही दो, इनमें से किसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसका सही आंसर है फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। मैंने आपको बताया है रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, मैकेनिज्म कोई भी रिएक्शन किस तरह से हो रही है ये भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। फिजिबिलिटी नहीं पढ़ेंगे कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। फिजिबिलिटी के लिए हमें शायद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फ़ायदा होता था, ये रिएक्शन हो सकती है या रिएक्शन नहीं हो सकती। क्लियर है बेटा? चलिए मैं इधर लिख देता हूँ वरना आप लोगों को थोड़ा डाउट रहेगा। एंड मैकेनिज्म थ्रू विच a reaction occur। मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जो है बेटा हुई है, ये भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन। इस पूरे चैप्टर में हमने फोकस इसी पे करना है, मॉडरेट रिएक्शन पे। मॉडरेट रिएक्शन नाम ही बहुत कुछ सजेस्ट कर रहा है आई थिंक, तो है ना। क्या होती है मॉडरेट रिएक्शन? दोज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन which are neither very slow nor very fast but takes place at moderate speed। अर्कल क्या बोलते हैं भैया उन्हीं को?
मॉडरेट रिएक्शन। एग्जाम्पल एग्जाम्पल भर बहुत सारे हैं। हाँ, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप करना चाहो तो वो है बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज माने चीनी। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C12H22O11। इसमें हमने डाल दिया है पानी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ग्लूकोज में H12O6 एंड फ्रुक्टोज में C6H12O6। सिंपल है यार, जो भी कुछ है उसको हाफ कर दो। कार्बन 12 है, 6 6 कर दिया, हाइड्रोजन 22 और 2 24 है, हाफ हाफ कर दिया। ऑक्सीजन भी 11 और 1 12, उसको भी हाफ हाफ कर दिया, है ना। इसे बोलते हैं सुक्रोज। ये हमारे पास वाटर, ये हमारे पास ग्लूकोज, ये हमारे पास। अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ, है ना, जो आपके लिए अति आवश्यक भी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला दोनों सेम सेम है, हमें कैसे पता चलेगा? देखो, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला सेम हो, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। मैं आपको इन एक्चुअल बताऊं तो ग्लूकोज एक एल्डोज है। एल्डोज मीन्स इसके अंदर एक एल्डिहाइड नाम का फंक्शनल ग्रुप होता है, और फ्रुक्टोज जो है वो एक कीटोज है, इसमें कीटोन नाम का फंक्शनल ग्रुप होता है। ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, कि बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर आएगा हमारे पास, और उसमें हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं क्या है ग्लूकोज, क्या है फ्रुक्टोज, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नोट रेट ऑफ these reactions can be calculated। इन रिएक्शंस का जो रेट है बेटा, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, इसके बाद है, आप कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो रिएक्शन को बेटा। एक और हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन on the basis of step followed। स्टेप फॉलोड, कितने स्टेप को फॉलो किया गया है रिएक्शन में। तो यहाँ पर आपको दो तरह की रिएक्शन होती हैं। एक होती है बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं बेटा? दो रिएक्शन which takes place in more than one step। अगर कोई भी रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, लाइक ए से आपने बनाया बी, बी से आपने बनाया सी, सी से आपने बनाया डी, ठीक है। इसको हम लोग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने ए से बना दिया, बी से बना दिया और सी से बना दिया। आपको ए से डी बनाना था, बट वो ए से डी डायरेक्ट नहीं बना, पहले ए से बी से सी, डी बनाया। पता चला कि इन तीनों स्टेप में ये जो स्टेप था, ये जो सेकंड स्टेप था, ये स्लो स्टेप था। याद रखिए, किसी भी रिएक्शन में
स्लो स्टेप is rate determining step of a रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पर आपको एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोलते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री कौन सी होती है बेटा? दोज रिएक्शन which takes place in single step, या फिर दूसरे शब्दों में each step of a complex reaction is elementary step। थोड़ा सा डिटेल में इलेबोरेट कर, कोई भी जैसे ए से बी बन रहा है बेटा, एक रिएक्शन का जो सिंगल स्टेप होता है ये, इस रिएक्शन को बेटा जी हम लोग क्या बोलेंगे? दिस रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखा आप लोगों को कि स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो मान के चलो कि हमें एक फंक्शन में जाना है, ठीक है, ऑब्वियसली किसी फंक्शन में जाना है तो पॉसिबल है हम रेडी होके ही जाएंगे ना। तो भारत सर रेडी हुए हैं, मान के चलते हैं 5 मिनट, ठीक है। पर्व और धैर्य रेडी हुए हैं, मान के चलो 10 मिनट, ठीक है। और जो आपके मैम हैं वो रेडी हुए हैं मिनिमम मान के चलते हैं 60 मिनट्स में, ये बहुत कम बता रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ कि हमें जो फंक्शन में जाना है, क्या मैं 5 मिनट बाद जा सकता हूँ, 10 मिनट जा सकता हूँ, 10 मिनट बाद जा सकता हूँ, या 60 मिनट के बाद जा पाऊंगा? बताइए। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मैं सिंगल तो जाऊंगा नहीं, सबको लेके जाना पड़ेगा, और जो सबसे स्लो स्टेप है उसके वही हम सबकी रेट डिटरमाइन कर रहा है। अब मैं जाके बोलने लगूँ यार मैं तो 5 मिनट में रेडी हो गया था, है तो पूछे मेरे से ऑर्गेनाइजर भाई तू लेट क्यों हो गया, क्या बोले? वो बात नहीं मानी जाएगी ना। उस टाइम सिंपल सी बात है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो सबसे स्लो स्टेप है ना, ये सबसे स्लो स्टेप है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सर मेरे को आपकी कोई बात कभी समझ में नहीं आती, बट एक आधी एग्जाम्पल समझ में आ जाता है, ऐसा मुझे कई बच्चे बोल देते। नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट किया? आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा बेटा। चलिए अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि इस चैप्टर में आप स्पीड ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हो, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हो, बट ये तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या बीमारी है? इसे कहते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। अर्जी हेल्प, इसे कहते हैं रेट। देखिए किसी भी रिएक्शन का मतलब है कि जहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना बेटा। इनिशियली कुछ रिएक्टेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा ही, है ना। कंसंट्रेशन लिख देते हैं हम लोग 100, कंसंट्रेशन को मान लिया जाता है मोल पर लीटर में। और इनिशियली प्रोडक्ट कितना होगा बेटा? इनिशियली प्रोडक्ट नहीं होता है, किसी भी जगह नहीं होता है प्रोडक्ट, है ना। इसको हम बोल देते हैं 0 मोल पर लीटर। हमने इस रिएक्शन को 10 मिनट का समय दिया, तो फाइनल रिएक्टेंट। अच्छा हम कभी भी कब बोलेंगे कोई रिएक्शन कंप्लीट हो गया बेटा?
जब सारे का सारा रिएक्टेंट जो है खत्म हो जाए, जैसे आटे से रोटी बना रहे हैं, जब सारे का सारा आटा रोटीज में कन्वर्ट हो चुका होता है, तब हम बोलते हैं कि यार ये रिएक्शन खत्म हो चुकी। ठीक है, फाइनल रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 0 मोल/लीटर। और फाइनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 100 मोल/लीटर। तो कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जो आप बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, है ना बेटा। देखो, जैसे कि आप स्पीड का फॉर्मूला क्या बोलते हो, स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, चेंज अपॉन टाइम। कितना चेंज आया है, कितनी कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ा है। देखो बेटा, अगर आप किसी भी रिएक्शन को देखोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बेटा कंसंट्रेशन, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बेटा जी टाइम। क्या ऑब्जर्व करोगे कि इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे टाइम पास होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे 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 कम होती चलती है। ठीक है, इसको बिल्कुल नीचे मत मिला। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। इनिशियली प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, और जैसे जैसे समय व्यतीत होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चलती है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, स्टार्टिंग में आटा फुल है, रोटी जीरो है, धीरे धीरे क्या होगा, आटा कम होता जाएगा, रोटी ज़्यादा होती जाएगी, यही होता है। तो दूसरे शब्दों में आप लोग डेफिनेशन क्या भी लिख सकते हो, डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या फिर इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। एक गिवन टाइम के अंदर कितना चेंज आया है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, या एक गिवन टाइम के अंदर कितना चेंज आया है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। नोट कीजिए, नोट किया, आई थिंक नोट किया होगा बेटा। आप लोगों ने क्या लिखा था, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। इनिशियली रिएक्टेंट को हम लोगों ने मान लिया 100 मोल/लीटर या 100 ग्राम, जो मर्जी। इनिशियली प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। और अगर मैं RF लिखूँ, फाइनल रिएक्टेंट लिखूँ, रिएक्शन को 10 मिनट 5 मिनट जितना भी हम टाइम दे सकते हैं, तो जीरो। और इसको फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखोगे, अगर मैं आपको बोलूँ डेल्टा आर निकाल लो, डेल्टा आर मीन्स चेंज इन रिएक्टेंट। चेंज इन रिएक्टेंट कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हो जाएगा -100। और अगर मैं बोलूँ कि फाइन चेंज इन प्रोडक्ट निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 100। और अगर मैं आपको रेट निकालने को बोलूँ, तो रेट क्या है, चेंज अपॉन टाइम, कितना चेंज हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, 10 मिनट्स। आप इसको लिख सकते हो -10 ग्राम/मिनट। और इसको भी अपॉन में टाइम कर दो, तो ये क्या है, +10 ग्राम/मिनट।
मैं दोबारा समझाता हूँ कि एक रिएक्शन ली जहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियली रिएक्टेंट को 100 मान के चले, इनिशियली प्रोडक्ट 0 होता है, प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बनता है। एक टाइम के बाद रिएक्टेंट कम होने लगता है, हमने मान लिया कि वो ख़त्म हो गया, और फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या 100। ठीक है, तो आप इसको 0 ना भी करो, मान लो 10 हो सकता है, जो भी। अब अगली बात पे आते हैं यार कि रेट कैसे निकालेंगे। रेट क्या होता है, चेंज अपॉन टाइम, -100/10 दैट इज -10 ग्राम पर मिनट। और प्रोडक्ट की टर्म्स में रेट कैसे निकालेंगे, 100/10 दैट इज +10 ग्राम पर मिनट। तो यहाँ से अगर देखो तो ये दोनों इक्वल ही हैं, ये दोनों इक्वल ही हैं बेटा, बस ये प्लस में 10 है, माइनस में 10 है। अगर मैं रिएक्टेंट के सामने एक और माइनस लेके चलूँ तो ओवरऑल वैल्यू जो है प्लस हो जाएगी। तो रिएक्टेंट के साथ हम डिफ़ॉल्ट एक माइनस लेके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, और घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका माइनस में आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में नहीं आता तो हम ऑलरेडी एक माइनस लेके चलते हैं, सो दैट कि ओवरऑल वैल्यू प्लस हो जाए। ऊपर से चलेगी होगी, मेरी बात दोबारा समझाता हूँ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है तो माइनस में आती है, बट रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो रिएक्टेंट के सामने हम अपनी तरफ से एक माइनस लेके चलेंगे, सो दैट कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब घटे तो ओवरऑल वैल्यू प्लस में आ जाए। तो यहाँ से अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या लिखा जाएगा, -Δr। कंसेंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखा जाता है बेटा, इसे एक्टिव मास ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इस तरह की ब्रैकेट होती है, इस तरह ही बनाना। मैं जल्दबाजी में कई बार गलत बना सकता हूँ, बट आप लोग गलती मत करना, ठीक है। -Δr/Δt इज इक्वल टू +Δp/Δt, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, जैसे कि एक रिएक्शन है N2, एक तुम्हारी किस्मत, आप ये NCERT का क्वेश्चन है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। आपको बोला गया कि इस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन का को रिप्रेजेंट कीजिए, इस तरह से रिप्रेजेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, सिंपल सी बात है। N2 एक रिएक्टेंट है तो एक माइनस लेके चलेंगे, -Δn2/Δt। H2 भी एक रिएक्टेंट है, उसके साथ 3 कोफिशिएंट लगा हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल के लिए डिफाइन की जाती है, तो जो इसका कोफिशिएंट है ये अपॉन में ले जाओ, -1/3 डेल्टा H2/Δt। ये प्रोडक्ट है तो साइन प्लस का लगेगा, +1/2 डेल्टा NH3/Δt, ठीक है। और कोई रिएक्शन, ये पर्सनली मेरा फेवरेट एग्जांपल है, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट है, पेपर में जनरली यही पूछा जाता है। ये मेरा फेवरेट है, ये पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा, बट ये है कि तुम्हें कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होने लगेगा, ठीक है। 2x + 3y गिव्स 5z। मैं आपको बोलता हूँ इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए, क्या होगा बेटा, ये एक रिएक्टेंट है तो माइनस कोफिशिएंट अपॉन में 1/2 डेल्टा x/Δt। ये भी एक रिएक्टेंट ही है, एरो से लेफ्ट में जो भी है वो माइनस में ही होता है। कोफिशिएंट अपॉन में जाएगा, साइन लगेगा माइनस का, -1/3 डेल्टा y/Δt। उधर प्रोडक्ट है तो साइन प्लस का लगेगा, कोफिशिएंट अपॉन में 1/5 डेल्टा z/Δt। क्लियर है बेटा, नोट कीजिए, आई थिंक नोट कर लिया होगा। तो क्या लिखोगे बताओ। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ भाई, रेट ऑफ रिएक्शन में जो नेगेटिव साइन है वो क्यों लगाया गया है, या क्यों लगाते हैं नेगेटिव साइन। जल्दी नोट कीजिए।
नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द increase in concentration of reactant। ठीक है, बाकी और डिटेल में जाना है तो आप क्या लिखोगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, हम ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन इसीलिए लेके चलते हैं तो दैट की ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है ना। आई नो तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मैं जो पढ़ाता हूँ वो तो अच्छा लगता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट उसके अलावा तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि यार वो इंग्लिश वाली मैम क्या बता रही है। नोट किया? क्वेश्चन को अभी ट्राई मत कीजिए। और करना है तो कर लीजिए, मेरी बात मानोगे तो नहीं। ट्राई किया? हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर हम कर चुके हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में है रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या होते हैं? एस्टर जैसे ये फैमिली है CH3 COO C2H5, इसमें हमने पानी मिला दिया द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? एक तो बन जाएगा CH3CH और एक बन जाएगा C2H5। इस पे क्या ये वाला नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट किया? बेटा आज के लिए ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन हम रखते हैं, इससे आगे मूव करेंगे कल। और जाते जाते अति आवश्यक बात आप सबको पता है, क्या पता है? जब भी हम अच्छा, ज़रूरी बात यह है कि बेटा एम्बाइब की सबसे बढ़िया ऐप है एम्बाइब वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, तो ये भी आपको ज़रूर से डाउनलोड कर लेनी है, फ़ायदे में रहोगे। और कल इससे आगे बढ़ेंगे, और कल की हमारी जो क्लास है वो न्यूमेरिकल बेस रहेगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं। दैट्स ऑल, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। बहुत ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज टेक केयर। जय हिंद।